दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो रहेगा एडमंड स्पेंसर के ऊपर। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि एडमंड स्पेंसर के जितने भी वर्क हैं वो सारे के सारे वर्क को हम देखेंगे। उस सारे वर्क का जो की फैक्ट है हम उसको एनालिसिस करेंगे। क्योंकि एडमंड स्पेंसर जो है एक बहुत ही बेहतरीन राइटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एडमंड स्पेंसर का जन्म 1552 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु जो है वो 1599 में हुई। जब हम एडमंड स्पेंसर को पढ़ते हैं तो सिजार एक वर्ड आता है। तो सिजार का मतलब ये होता है कि जो पढ़ाई के साथ साथ दूसरा भी काम करे। तो स्पेंसर में ये चीज़ थी कि वो पढ़ाई के साथ साथ और भी काम करते थे, जैसे कि राइटिंग, पोएट्री, ये काम भी वो करते थे। जब वो कैम्ब्रिज में थे तो वो एक दोस्त से मिले थे, गैब्रियल हार्वे। और गैब्रियल हार्वे के मिलने के बाद जो उनका इंटरेस्ट था, स्पेंसर का जो इंटरेस्ट था वो एंशियंट लिटरेचर में और क्लासिकल लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। अब स्पेंसर जो है जब और वो कुछ बड़े हुए तो वो बिशप ऑफ लैनचेस्टर और अर्ल ऑफ लैनचेस्टर इन दोनों के सेक्रेटरी बनकर उन्होंने काम किया था। 1581 ईस्वी में उन्होंने क्या किया कि अपने पैसे से एक आइलैंड पर एक घर लिया और उस घर का नाम उन्होंने रखा सिल्कोमैन। ठीक है, ये आइलैंड पर जो घर था उसका उन्होंने नाम रखा था सिल्कोमैन। और वहाँ वो 1582 से लेकर यानी कि 1582 से लेकर 1599 तक वहाँ पर वो रहे। उनकी शादी शादी जो है वो एलिजाबेथ वायल से हुई और उनका जो घर है वो 1597 में जला दिया गया या यूं कहें जल गया। तो 1597 में जो उनका घर था जो आइलैंड पर, ये जो आइलैंड आप देख रहे हो तो एग्जैक्टली यही आइलैंड नहीं है, ऐसा ही आइलैंड पर उनका घर था। तो ये जो घर है उनका जला दिया गया। अब कुछ हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल कमेंट देखते हैं स्पेंसर के ऊपर। चूंकि स्पेंसर एक बहुत बड़े राइटर है तो जाहिर सी बात है कि जो पीछे वाले जो पोएट होंगे, जो राइटर होंगे, जो ड्रामेटिस्ट होंगे, वो कुछ ना कुछ इनके बारे में जरूर बोलेंगे। तो जो पहला पॉइंट है बेन जॉनसन का, तो बेन जॉनसन ने स्पेंसर के बारे में ये कहा था कि ही डाइड फॉर ब्रेड, यानी कि स्पेंसर जो थे वो ब्रेड के लिए मर गए। क्योंकि हुआ क्या कि जब स्पेंसर के एज में जब डाउनफॉल आया तो बहुत ज़्यादा गरीबी आ चुका था इनके पास और खाने के लिए इनके पास ब्रेड नहीं था। इसीलिए बेन जॉनसन ने बोला था कि स्पेंसर डाइड फॉर ब्रेड। अगला पॉइंट जो है वो भी बेन जॉनसन का ही है कि बेन जॉनसन ने ये बोला कि स्पेंसर जो है वो किसी लैंग्वेज में नहीं लिखते, मतलब कि उनका जो राइटिंग स्टाइल है वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि बेन जॉनसन जो थे वो क्लासिस्ट राइटर थे, वो क्लासिकल को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वो एज जो भी राइटर जो क्लासिकल वे में लिखते थे उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और स्पेंसर ने क्लासिकल वे में नहीं लिखा था। इसीलिए बेन जॉनसन ने कहा है कि स्पेंसर राइट इन नो पोएट्री। अब स्पेंसर जो थे उनके ऊपर ओल्ड सेल्टिक पोएट्री जो कि एक आयरिश मिथोलॉजी है उसका बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इन्फ्लुएंस था। एक वर्ड आता है आर्काइक। तो आर्काइक का मतलब होता है कि जब आप ओल्ड लैंग्वेज में लिखते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्काइक। जब आप स्पेंसर का सोनेट पढ़ोगे तो उसमें आपको स्पेंसरियन स्ट्रेंजा मिलेगा जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में होता है, और उसका जो लास्ट लाइन है वो आयम्बिक हेक्सामीटर होता है, जिसको कि हम लोग एलेक्जेंडराइन भी बोलते हैं। ठीक है, अब स्पेंसर जो है उनको चौसर बहुत ज़्यादा पसंद थे, उनको फिलिप सिडनी बहुत ज़्यादा पसंद थे और उनको होमर भी बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो ये तीन लोगों का, ये तीन राइटर का स्पेंसर पे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। चार्ल्स लैम्ब ने स्पेंसर को ये बोला है कि ही इज पोएट्स पोएट, यानी कि वो कवियों के कवि हैं, पोएट के पोएट हैं। वॉल्टर रेलिक जिन्होंने एक फेरी क्वीन के पब्लिश होने के बाद एक कमेंट्री लिखा था और उसमें उन्होंने स्पेंसर की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की थी। उन्होंने बोला था कि जो आपका फेरी क्वीन वर्क है वो और आपके वर्क से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। पोप अलेक्जेंडर पोप, हम सब लोग जानते हैं कि वो कितना शार्प सटायरिस्ट थे। उन्होंने स्पेंसर के बारे में बोला था कि स्पेंसर इज अ मिस्ट्रेस हुज फॉल्ट वी कैन सी बट लव हिम ऑल। तो स्पेंसर जो है एक मिस्ट्रेस की तरह है, यानी कि गर्लफ्रेंड की तरह है, और मतलब कि उनका हम गलती तो देख सकते हैं लेकिन फिर भी हम उनको अंत में प्यार ही करेंगे। ठीक है, अब जॉन मिल्टन का जो एक वर्क है एरोपजेटिका,
ठीक, ये जॉन मिल्टन का वर्क है। उसमें उन्होंने स्पेंसर के बारे में कहा है कि स्पेंसर जो है हमारे एक स्टेज हैं और स्टेज के साथ साथ वो एक सीरियस पोएट है, जिनको मैं स्कॉटिश से और थॉमस एक्वाइन से बहुत ही बेहतरीन टीचर मानता हूँ। तो जॉन मिल्टन ने स्पेंसर के बारे में ये कहा था कि मैं उनको बहुत ही सीरियस पोएट मानता हूँ, जो कि स्कॉटिश से और थॉमस एक्विंस से बहुत ही बेहतरीन राइटर थे। अब हम कुछ वर्क्स को देखते हैं। तो जो पहला वर्क है वो है द शेफर्ड कैलेंडर, जो कि पब्लिश हुआ था 1579 में। ये जो वर्क है द शेफर्ड कैलेंडर, ये वर्जिल का फर्स्ट वर्क इक्लोग से लिया गया था और इसमें पेस्टोरल्स है, पेस्टोरल का सीरीज है। तीसरा जो पॉइंट है कि पोएम इंट्रोड्यूस कॉलिन, तो इसमें एक कैरेक्टर आपको मिलेगा कॉलिन, जो कि चौसर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 12 इक्लोग हैं और 12 इक्लोग 12 मंथ के नाम पर है, यानी कि 12 मंथ इज इक्वल टू 12 इक्लोग। अब ये जो वर्क है वो फिलिप सिडनी को डेडिकेटेड किया गया है। इसमें कुछ कैरेक्टर हैं, जैसे कि एक कैरेक्टर है इसमें एलिजा, जो कि एलिजाबेथ को प्रेजेंट करता है, जो कि 12 पेस्टोरल्स के साथ बैठी हुई हैं। सरकाज़म जो वर्ड है वो सबसे पहले इसी पोएट्री में यूज हुआ था। तो अगर मान लीजिए कि नेट में अगर क्वेश्चन बनता है कि सरकाज़म जो है सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो आपका आंसर होना चाहिए स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर। अब इसमें जो इक्लॉग है वो शॉर्ट पेस्टोरल पोएम के रूप में और डायलॉग के रूप में प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, चूंकि इसमें 12 है, यानी कि 12 महीना के बारे में बताया गया, तो जो जनवरी मंथ है वो अनहैप्पी लव के बारे में बात करता है। किसके अनहैप्पी लव के बारे में? कॉलिन फॉर रोजिलैंड। कॉलिन का मतलब चौसर, और रोजिलैंड जो उनकी मासूका थी, उनको वो प्यार करते, लेकिन चौसर को वो कभी मिल नहीं पाई। रोजिलैंड ने हमेशा उनके प्यार को नकार दिया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये जो जनवरी है वो अनहैप्पी लव को दर्शाता है। अब जो अप्रैल इकोलॉग है वो क्वीन एलिजाबेथ के बारे में बात करता है। अब देखिए, अब सोचने वाला बात है कि जो अप्रैल है वो एलिजाबेथ के बारे में क्यों बात करता है। तो इंग्लैंड में जो सबसे प्यारा मौसम है उसको बोला गया है अप्रैल। और जब आप जॉफ्री चौसर का एक वर्क पढ़ते हो, कैंटरबरी टेल, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल, जो उनका वर्क है, उसमें जो स्टार्टिंग लाइन है जॉफ्री चौसर का, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अप्रैल इज द स्वीटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो इसी कारण अप्रैल को क्वीन एलिजाबेथ से प्रेजेंट कराया गया है। जब समर आती है तो हम उसमें प्यूरिटन्स थियोलॉजी देखते हैं और उसके साथ साथ हम डिस्कोर्स देखते हैं। मई का जब महीना आता है तो हम ये देखते हैं कि जो शेफर्ड्स हैं, यानी कि जो चरवाहे हैं, जो बेसिकली किसान हैं, वो एक राइवल बन जाते हैं रिफॉर्मेशन के लिए अपने जानवरों के साथ साथ। तो जो शेफर्ड्स हैं वो रिफॉर्मेशन के लिए काम करते हैं और जानवर के लेकर, यानी कि जानवर फेबल को लेकर वो साथ साथ आगे काम करते रहते हैं। अब अक्टूबर का जो महीना है उसमें हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि दे टॉक्स अबाउट ट्रायल एंड डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द पोएट एंड हाउ इट्स एंड विथ कंपेयरिंग लाइफ विथ अनदर सीजन। तो जो अक्टूबर का महीना है उसमें पोएट क्या क्या करता है कि उसका जो लाइफ है वो दूसरे मंथ से कंपेयर करता है, यानी कि ऐसा कर सकते हो कि वो दूसरे लोगों से कंपेयर करता है और कंपेयर करके उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो इस लाइन से हम ये समझ सकते हैं कि हमें कभी भी दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि कंपेयर जो करना चाहिए वो सिर्फ अपने आप से। तो हमारा जो कंपटीटर है स्वयं खुद होना चाहिए। अब देखिए, एक यूजीसी में क्वेश्चन बना था कि जो कॉलिन है, यानी कि जो चौसर हैं, वो किस किस मंथ में अपीयर हुए थे। तो उसका आंसर है जून और दिसंबर, यानी कि जून में और दिसंबर में जो कॉलिन है, यानी कि चौसर जो है, वो अपीयर हुए हैं। अब दोस्तों, अगला जो इनका बहुत ही फेमस वर्क है फेरी क्वीन, जिसको डिटेल में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसका की फैक्ट तो सारा बता दूंगा, लेकिन आपको उसका डिटेल जानना होगा। देखिए, यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो बना हुआ है फेरी क्वीन को लेके, तो आप वो सारा देख सकते हो। और अगर वो आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है इसमें। तो ये जो बुक है वो 6 वर्च्यू के बारे में लिखी गई है और 6 वर्च्यू जो है वो 6 बुक में है। ये जो पोएम है वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को डेडिकेटेड किया गया था, जिसमें क्वीन एलिजाबेथ जो है वो कैरेक्टर भी है और उस कैरेक्टर का नाम है ग्लोरीना। तो ग्लोरीना जो है वो कैरेक्टर है क्वीन एलिजाबेथ का। 3 बुक
1500 में यानी कि 1519 में पब्लिश हुआ और रेस्ट 3 1609 में इनका पब्लिश हुआ था। इसमें एलिजाबेथ का सेकंड कैरेक्टर भी है जिसका नाम है बेल्फोबे। अब इस वर्क से जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी, इतनी ज़्यादा प्रसन्न हुई थी कि उन्होंने स्पेंसर को क्या किया कि $50 का पेंशन उनके पूरा जिंदगी तक उन्होंने उनको दिया और उन्होंने ऐलान किया कि मैं स्पेंसर को $50 पेंशन जो है हर एक साल और पूरी जिंदगी इनको मिलता रहेगा। अब इस वर्क में क्या हुआ कि स्पेंसर ने एक लेटर लिखा था सर वॉल्टर रेली को प्रीफेस के लिए कि जो वर्क जो देखते हो ना बुक में शुरू में जो प्रीफेस होता है, तो प्रीफेस के लिए उन्होंने सर वॉल्टर रेली को प्रेफर किया था कि आप मेरे बुक का प्रीफेस लिख दीजिए। अब एक्चुअली प्लान जो था वो 24 बुक लिखने का था, एकदम चौसर जैसे चौसर ने वर्क लिखा था प्रोलॉग टू द कैंटरबरी, तो उनका भी प्लान था कि उसमें चौक लिखा जाए। 12 जो बुक है वो नाइट्स के ऊपर हो। किस नाइट्स के? आप अब जैसे कि आप जानते होंगे कि अर्थर जो थे और अर्थर के बहुत सारे नाइट्स थे, 12 नाइट्स थे और 12 के 12 बहुत ज़्यादा भर्चू थे, उनके अंदर प्योरिटी थी, वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक नहीं थे, उनके अंदर घमंड नहीं था, तो बहुत ही वो शुद्ध थे, प्योर थे। तो जो चौसर का प्लान था वो 24 बुक लिखना था और अर्थर के जो 12 जो नाइट्स थे उन 12 नाइट्स के ऊपर पहले तो एक एक बुक और फिर जो रेस्ट 12 बुक बचा वो किंग अर्थर के बारे में, किंग अर्थर के बारे में 12 बुक लिखना और वो चाहते थे। अब स्पेंसर ने एक लेटर लिखी थी, ए लेटर ऑफ ऑथर, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो इंटायर एपिक है यानी कि ये जो पूरी पोएट्री है उसमें दरअसल वो क्या करना चाहते हैं कि जो वर्च्यू पर्सन है यानी कि जिन्होंने बहुत अच्छे काम किया है वो उसको ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, वो उसको और ज़्यादा अच्छे रूप से पूरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये मेन एम था फेरी क्वीन लिखने का। अब जो पहला बुक है वो बात करता है रेड क्रॉस नाइट के बारे में और जो रेड क्रॉस नाइट है वो सिंबल है होलीनेस का, ठीक है। सेकंड बुक जो है वो बात करता है नाइट गियोन के बारे में, तो गियोन जो नाइट है उनके बारे में बात करता है और उनके टेम्परामेंट्स के बारे में, कैसे उन्होंने अपने टेम्परामेंट्स को कंट्रोल किया था। जो तीसरा बुक है वो बात करता है ब्रिटोमार्ट के बारे में। ब्रिटोमार्ट एक लेडी थी, तो ब्रिटोमार्ट के बारे में बात करता है जो कि चैस्टिटी और प्योरिटी की बहुत बड़ी सिंबल थी, वो इसको रिप्रेजेंट करती है ब्रिटोमार्ट, ठीक है। अगला जो वर्क है अगला जो पार्ट है, चौथा जो पार्ट है वो बात करता है दो नाइट के बारे में, ब्लैंडमर एंड फ्लोरीमेल। ये जो दोनों होते हैं वो फ्रेंडशिप को सिंबलाइज करते हैं। जो पांचवा बुक उनका पब्लिश हुआ था उसमें आर्टिकल को हम लोग देखते हैं जो कि जस्टिस के बारे में बात करता है और जो सिक्स्थ बुक है वो है कैलिडोर के बारे में जो कि वर्च्यू ऑफ कर्टसी के बारे में बात करता है। तो ये 6 बुक है। अगर आप स्पार्क नोट्स पे जाओगे, शॉपमॉप पे जाओगे, तो इन सारे के सारे का जो समरी है वो वहाँ पर दिया हुआ है। यूट्यूब पर भी जाओगे तो बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हो। ये की पॉइंट लिख लो, सारे समझ में आ जाएंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप प्लीज़ मेंशन कर दो कमेंट बॉक्स में, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अब कुछ यूजीसी के जो क्वेश्चन है जो कि इस वर्क से आया है तो उसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि ये जो बुक है वो किस बुक के ऊपर मॉडल है, और उसका आंसर है एरिस्टो ऑरलैंडो फ्रुसेरियो। तो एरिस्टो का जो वर्क है ऑरलैंडो फ्रुसेरियो, उस पे ये बुक फेरी क्वीन मॉडल है। अब जो किंग अर्थर है वो सारे बुक में मेंशन है, तो ये भी क्वेश्चन बना है। ये जो बुक है वो ले मोंटेडी अर्थर के ऊपर बेस्ड है, ये भी क्वेश्चन बना है। 2 कैंटोस फ्रॉम 7th बुक ही हैज कंप्लीट, तो 7वां बुक जो वो लिख रहे थे उसमें सिर्फ 2 कैंटो ही उन्होंने कंप्लीट किया था, ये भी क्वेश्चन है। और वो 2 कैंटो का नाम क्या था? म्यूटेबिलिटी। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। दिस बुक इज सेलिब्रेटेड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ एंड प्रोटेस्टेंट फेथ। तो ये क्वीन एलिजाबेथ का और जो प्रोटेस्टेंट फेथ जो था उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये जो फेरी क्वीन है वो लिखा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन है, आप इसको प्लीज याद रखिएगा। अब उनका अगला वर्क है कंप्लेन, जो कि पब्लिश हुआ था 1591 में। ये दरअसल पोएट्री कलेक्शन है और मॉर्नफुल मैनर में बताया गया है, मतलब दुखी आत्मा की तरह बताया गया है। और इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं वो हैं टीयर ऑफ म्यूजेज, रून्स ऑफ टाइम, मदर हबर्ड टेल, विजन ऑफ द वर्ल्ड वैनिटी और फेथ ऑफ द बटरफ्लाई। ये जो 5 पोएम है इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगला जो उनका वर्क है वो है अमरोटी। ये एक सोनेट कलेक्शन पोएम है और अमरोटी का मतलब होता है लिटिल लव पोएम, ठीक है। ये उन्होंने अपने वाइफ एलिजाबेथ बॉयल के लिए लिखा था और इसमें जो टोटल सोनेट है वो है 89। अगला जो उनका वर्क है वो है इपिथैलिमन। तो ये जो वर्क है इपिथैलिमन, ये एक दरअसल ओड है, ठीक है। ओड हम लोग किसको बोलते हैं, जब किसी को रिप्रेजेंट करना होता है उसको हम लोग ओड बोलते हैं। तो ये भी जो ओड है वो एलिजाबेथ बॉयल के लिए लिखा गया था उनके वेडिंग डे पर, ठीक है। और 1594 में ये पब्लिश हुआ था लंदन में, ठीक है। इपिथेलियन जो वर्क है, ये जो वर्क है वो कैटलस जो कि एक रोमन राइटर हैं उनके ऊपर उनसे थोड़ा बहुत लिया गया है, उन पे बेस्ड है। और चौसर का जो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स है उससे भी थोड़ा बहुत वहाँ से भी बेस्ड है, यानी वहाँ से भी थोड़ा सा जो कंटेंट है वो निकाला गया है। ये 24 स्टेंजा में लिखा गया है और टोटल इसमें 365 लाइन है, जो कि सारे दिन के बारे में बात करते हैं। चूंकि एक साल में 365 दिन होते हैं तो सारे दिन के बारे में ये जो वर्क है इफ्थेलिमन, ये उन सारे वर्क के बारे में बात करता है। अब इफ्थेलिमन जो है एक नेप्चुअल सॉन्ग है। नेप्चुअल सॉन्ग का मतलब होता है वेडिंग सॉन्ग। और क्यों ये वेडिंग सॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने अपने वेडिंग डे पर इस वर्क को लिखा था एलिजाबेथ बॉयल से जब उनकी शादी हो रही थी। अगला जो उनका वर्क है वो है एस्ट्रोफेल। अब एस्ट्रोफेल जो है वो दरअसल लिखा गया था फिलिप सिडनी के लिए। ये एक पेस्टोरल इलेजी है। इलेजी मतलब जब आप दुख के साथ कोई पोएम लिखते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेजी। ये जो वर्क है वो डेडिकेटेड किया गया था काउंटेस ऑफ एसेक्स को और ये प्रीफेसर स्टेंजा में लिखा गया था। प्रीफेसर स्टेंजा का मतलब कि जो प्रीफेस है, जो शुरू में जो आप प्रीफेस देखते हो वो स्टेंजा के फॉर्म में था। इसमें टोटल आपको 39 स्टेंजा मिलेंगे, जिसमें 3 प्रीफेस स्टेंजा है, 33 इलेजी का स्टेंजा है और 3 स्टेंजा जो है वो डिस्क्राइब करता है ग्रीफ ऑफ फेलो शेफर्ड्स। शेफर्ड्स का मतलब किसान, जो उनके दोस्त थे उनके दुख को ये डिस्क्राइब करता है। ये एक बहुत ही सुंदर इलेजी है, जो अगर आप इसका समरी पढ़ सकते हो तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। अगला जो वर्क है वो है कॉलिंग क्लाउड्स कम होम अगेन। अब दोस्तों ये जो वर्क है वो चौसर को रिप्रेजेंट करता है और ये जो वर्क है कॉलिंग क्लाउड्स होम अगेन, ये सर वॉल्टर रेली को डेडिकेटेड किया गया है। क्योंकि जब वॉल्टर रेली को जब फांसी दे दिया गया था, एलिजाबेथ ने जब उनको फांसी दिया तो इनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था स्पेंसर को, क्योंकि वॉल्टर रेलिग ने ही स्पेंसर को ये बोला था कि आपकी पोएम जो है वो बहुत बेहतरीन है, आप जाइए लंदन में वहाँ पर लिखिए, आपको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। तो ये सर वॉल्टर रेलिग के कारण ही जो एडमंड स्पेंसर है वो इतने बड़े आदमी बन पाए, इसीलिए उन्होंने ये वर्क लिखा था कॉलिंग क्लाउड्स कम होम अगेन। ये एक पेस्टोरल इलेजी है। अब दोस्तों अगला जो वर्क है वो है प्रोथमेलियन। प्रोथमेलियन जो वर्क है वो एक मैरिज पोएम है, ठीक है। ये एक मैरिज पोएम है और ये कंपोज किया गया था जो अर्ल ऑफ विंचेस्टर की जो ट्विंस बेटी थी उनको, उनका जो मैरिज था उसको सेलिब्रेट करने के लिए। और उसमें डॉक्टर का नाम जो रखा गया, सॉरी डॉटर का नाम जो रखा गया था, यानी कि बेटी का जो नाम रखा गया था वो था एलिजाबेथ और कैथरीन। इन दोनों का शादी हो रहा था और इन्हीं दोनों का शादी को सेलिब्रेट करने के लिए ये वर्क लिखा गया था प्रोथलेमेनियन। प्रोथलेमेनियन मैनियन। अब इसका जो ये जो वर्क है उसमें रिवर थीम के बारे में बताया गया है और इसमें आप 2 हंस को देखोगे, ठीक है। इसमें 2 हंस को भी दिखाया गया है। तो ये 2 हंस दिखाना एक बहुत ही की पॉइंट है इस वर्क का, जिसको मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। अब दोस्तों अगला जो वर्क है वो है लीडा ऑफ स्वान। तो ये एक पोयम है और ये दरअसल आइलैंड के बारे में बात किया गया था। कौन सा आइलैंड जो जला दिया गया था, जो हमने पहले देखा था कि वो जो आइलैंड को जलाया गया था, दरअसल उसके बारे में ये जो वर्क है ये लिखा गया था। ये जो वर्क है वो लिखा गया था और जो आइलैंड था जो उनका जल गया था उसको रिफॉर्म करने के बारे में। वो पैसा चाहते थे कि जो उनका आइलैंड है उसको सिल्कोमैन, जो उनके होम का नाम था, आइलैंड का नाम था, उसको फिर से रिफॉर्म करना चाहते थे। तो उसी को रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने ये वर्क लिखा था लीडा ऑफ स्वान। अब क्या किया था कि उन्होंने इस वर्क में
क्या किया कि जितने भी एविल होते हैं उसको 3 प्रकार में डिवाइड किया। पहला है एविल ऑफ लॉ, दूसरा एविल ऑफ कस्टम और तीसरा है एविल ऑफ रिलीजन। यानी कि अगर आप एक अच्छे आदमी बनना चाहते हो तो जो आपका लॉ है उसको पालन करना चाहिए, जो आपका कस्टम्स है, रीति रिवाज है, उसको पालन करना चाहिए, और जो आपका रिलीजन है उसको भी पालन करना चाहिए। तो दोस्तों आज जो हमारा वीडियो है यहीं पर ख़त्म होता है। और वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू।